प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ का विषय है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक, यानी सन 1947 के बाद हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास किस प्रकार से हुआ और कौन कौन से उसके ऐसे मील के पत्थर नाटककार या नाट्य निर्देशक हुए, या ऐसे कौन कौन से नाटक हुए जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ बातचीत करेंगे। साथ ही आज के पाठ में हम हिंदी नाट्य संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जिनका नाम मोहन राकेश है, उनके बारे में, उनकी जो नाट्य कृतियाँ हैं, जैसे लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। और इन नाट्य कृतियों ने किस प्रकार से हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत आज के पाठ में करेंगे। आज का पाठ मुख्य रूप से मोहन राकेश जी पर ही केंद्रित रहेगा। विद्यार्थियों, कल हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें मुख्य रूप से हमने कुछ जो आरंभिक राकेश जी से पूर्व के जो नाटककार थे उनका परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है, जैसे जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी और लक्ष्मी नारायण लाल। इसके अलावा एक नाम था शंकर शेष। तो डॉक्टर शंकर शेष हैं, उन्होंने अपनी नाट्य रचना का आरंभ 8वें दशक में कर दिया था। उनका सबसे प्रसिद्ध जो नाटक था वो 1977 में आया, जिसका नाम था एक और द्रोणाचार्य। इसके अलावा शेष जी के कुछ अन्य नाटक भी हैं, जैसे रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे 1983। यहाँ पर हम जो विशेषता की बात करें तो डॉक्टर शंकर शेष की मुख्य विशेषता है उनकी प्रयोगशीलता, जो उनके हर नाटक में विद्यमान है। और अपनी इसी प्रयोगशीलता के कारण उनके नाटक रंगमंच पर बहुत सफल रहे, और प्रयोगशीलता के कारण उनके हर नाटक में कथानक की विविधता मिलती है। उनका कोई भी नाटक अपने पिछले नाटक को दोहराता नहीं है, उसमें दोहराव नहीं है, और ये उनकी सृजनशीलता का प्रमाण भी है। उन्होंने नाटक का कथानक चाहे इतिहास से लिया हो, चाहे वर्तमान जीवन से, उसे आधुनिक जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि विविध पक्षों से जोड़ा है। जैसे यहाँ पर खजुराहो का शिल्पी है, ये एक ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें शिल्पी की जो मानसिक और समसामयिक जो चिंताएं हैं और जो द्वंद्व है, उसको उसमें शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से रक्त बीज, ये भी पौराणिक है कथानक, लेकिन इसमें भी आधुनिक चिंताएं शामिल हैं। इसी तरह से जो उनका प्रसिद्ध नाटक है एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य बहुत अधिक मंचन होने वाले नाटकों में से एक है। उसका मंचन बहुत अधिक हुआ है, और इसमें शिक्षा और शिक्षक की जो वर्तमान स्थिति है उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है। और एक
शिक्षक के अंतर्मन में चलने वाले जो द्वंद्व हैं, आंतरिक संघर्ष है, तनाव है, उसको इस नाटक में बताया गया है। आधुनिक शिक्षक की मनोवृत्तियों की, उसकी क्या मनोवृत्तियां हैं, वो किस तरह से सोचता है, उसकी सोचने का ढंग कैसा है, वो इसमें बताया गया है। और उस ढंग की तुलना महाभारत काल का जो द्रोणाचार्य नामक शिक्षक है, द्रोणाचार्य जो एक शिक्षक हुए थे, उनके साथ एक द्रोणाचार्य के प्रतीक के माध्यम से आज के शिक्षक की मनोदशा को समझने का प्रयास ये नाटक करता है। तो इस नाटक में होता क्या है कि इसमें शिक्षक को द्रोणाचार्य के रूप में चित्रित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये नाटक दोहरे स्तर पर चलता है। एक द्रोणाचार्य की कथा चलती है और दूसरी इसमें कथा चलती है एक आधुनिक शिक्षक की, जिसका नाम अरविंद है। अरविंद द्रोणाचार्य का ही रूपक है। जैसे द्रोणाचार्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर के, एक शिक्षक का कर्तव्य है उससे विमुख होकर के, और राज सत्ता के सामने घुटने टेक देते हैं और उसी कठपुतली बनकर के काम करते हैं, कौरवों के लिए काम करते हैं, और सही गलत न्याय के पथ को छोड़ करके और जो अन्यायी जो पक्ष होता है, कौरव पक्ष, उसकी ओर वो चले जाते हैं। इसी तरह से एक शिक्षक का जो कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों में भेदभाव न करे, लेकिन उस ज़माने की प्रथा को वो तोड़ नहीं पाते हैं। इतने प्रतिभावान शिक्षक होते हुए भी वह एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आधुनिक शिक्षक में भी पाई जाती है। तो आधुनिक शिक्षक किस प्रकार से अन्यायी सत्ताएं हैं उनके आगे घुटने टेक करके, उनकी कठपुतली बन करके उनकी गुणगान करने में लग जाता है। तो उसी चीज़ का एक बड़ा ही नाटकीय रंग से मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर शंकर शेष ने किया है। अब अगर हम बात करें व्यक्तिवादी चेतना का नाटक में आना, ये एक बड़ी चीज़ हम देखते हैं कि आधुनिक जब नाटक होता है, जैसे जैसे वो आधुनिक होता है तो उसका कथानक चाहे ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, चाहे वर्तमान काल से ही क्यों न लिया गया हो, लेकिन उसमें एक व्यक्ति चेतना, सामाजिक चेतना के बजाय व्यक्ति चेतना का उभार नाटककारों में देखने को मिलता है। ऐसे नाटककारों में 3 नाटककार मुख्य हैं, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और रमेश बख्शी। तो इसमें से आज हम मोहन राकेश की बात करते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ और 3 जनवरी 1972 में उनका देहावसान हो गया नई दिल्ली में। इन्होंने कहानीकार के रूप में भी बहुत ही यश कमाया और साथ ही नाटककार के रूप में तो एक युग प्रवर्तक जैसा महत्व इनका माना जाता है। कहानियों में इनकी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है जो हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, जैसे मलबे का मालिक, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी हुई बहुत ही मार्मिक और एक बहुत ही दस्तावेज जैसी कहानी मानी जाती है। इसके अलावा उनकी उसकी रोटी, मिस पॉल, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इन्होंने लिखी। इनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी जो वैवाहिक संबंधों पर और स्त्री पुरुष संबंधों पर आधुनिक जो विवाह संस्था है उसकी जो विसंगतियां हैं, उसमें आई हुई जो विकृतियां हैं, उस पे उन्होंने कहानी लिखी, एक और ज़िंदगी। ये कहानी आपको हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, ताकि आप कहानी में किस तरह से एक व्यक्ति चेतना और आधुनिकता आती है और किस तरह से कहानी आधुनिक जीवन की संवाहक बनती है, इसको पढ़ने के लिए हमें मोहन राकेश को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर से उनकी कहानियाँ और नाटक। आपको पता है कि नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में भी मोहन राकेश को माना जाता है। उनके 3 थे, एक तो राजेंद्र यादव, एक कमलेश्वर और एक मोहन राकेश। तो मोहन राकेश उसमें से एक उस
उस तिकड़ी में से एक मुख्य भाग, मुख्य जो पार्ट है वो मोहन राकेश का भी रहा था। इसके अलावा इनके अपने अपने अजनबी बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास रहा। नाटकों में इन्होंने, जो नाटक मैंने बता ही दिए, 3 नाटक प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक नाटक था इनका पैरों तले की ज़मीन, जो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा एकांकी भी इन्होंने खूब सारे लिखे, जो आपने 11वीं 12वीं में एक एकांकी इनकी पढ़ी होगी जिसका नाम था अंडे के छिलके। बड़ी ही व्यंग्यात्मक और हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण और अंतस्तल में चोट करने वाली वो एक एकांकी थी। और उस एकांकी में ये बताया गया था कि किस तरह से हमारा हिंदू समाज, जो सनातनी समाज है, वो किस तरह से बदल रहा है, उसमें किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरह के ऐसे परिवर्तन जो ऊपरी सतह पर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो भीतर ही भीतर समाज में घर कर रहे हैं। उस चीज़ को अंडे के छिलके एकांकी बखूबी बताती है। अब हम यहाँ पर मोहन राकेश के नाटकों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। एक बात हम देखते हैं, मोहन राकेश में ऐसा माना जाता है कि मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति एवं समाज के द्वंद्व को बताया गया है, उसको नाटकीय स्थितियों में चित्रित किया गया है। ये इनकी सबसे खास बात है। चाहे व्यक्ति का द्वंद्व परिवार से हो, समाज से हो या उसके दर्शन से हो, तो उन सब का प्रभाव मोहन राकेश पर है और वो नाटकों के द्वारा बखूबी प्रकट हुआ है। चाहे वो लहरों के राजहंस के नंद हों, बुद्ध हों या सुंदरी हो, या आषाढ़ का एक दिन उसके कालिदास हो, कोई भी हो, या आधे अधूरे की जो पात्र हैं वो हो, इन सभी के अंदर एक आधुनिक जीवन का द्वंद्व और तनाव हमें देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में प्राचीन विषय वस्तु के माध्यम से आधुनिक युग की संवेदनाएं, मुख्य व्यक्ति के अहम, काम, प्रेम, ये जो 3 चीज़ें हैं जो फ्रायड ने व्यक्ति का मनोविश्लेषण में 3 चीज़ों को, 3 तत्वों को महत्व दिया है फ्रायड ने। एक तो ईगो, एक इड और एक काम। ये 3 चीज़ें हैं, अहम, काम और प्रेम। इन 3 चीज़ों से ही मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इनके अंतर्द्वंद की जो व्यंजना है उसकी सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति आषाढ़ के एक दिन में कही, आषाढ़ के एक दिन और लहरों के राजहंस में प्राचीन पात्रों के द्वारा की गई है। इसी तरह आधे अधूरे जो नाटक है उसमें कथानक बिल्कुल आधुनिक है। उसमें आधुनिक जीवन की दृष्टि से परंपरागत नैतिक मूल्यों के साथ आधुनिक मूल्यों के संघर्ष को दर्शाया गया है और वैवाहिक जीवन की जो विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं उनका चित्रण आधे अधूरे में हमें देखने को मिलता है। अब हम मोहन राकेश के नाटकों का मूल्यांकन प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह के विचारों के प्रकाश में करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969 गहन मानवीय ट्रेजेडी को नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से आंकने वाले नाटक हैं। मानव की जो त्रासद स्थितियां हैं जो आधुनिक समाज में संभव बन गई है,
वह न पुराने को छोड़ पा रहा है न नए को अपना पा रहा है। इसके कारण से जो त्रासद स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, उनका चित्रण रचनात्मक ढंग से इन नाटकों में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें हम आषाढ़ का एक दिन की। आपको पता है कि आषाढ़ का जो महीना होता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ये कालिदास का प्रसिद्ध कथन है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यानी उस दिन वर्षा जरूर होती है। बरसात की शुरुआत आषाढ़ के महीने से ही होती है। ये मेघदूत का एक कथन है। आषाढ़स्य प्रथम मेघदूत जो कालिदास का प्रसिद्ध कवि कालिदास का एक काव्य है, उसका शायद पहला ही वाक्य है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन रखा है। इसमें महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध इसका कथानक है। यानी उनका जो ऐतिहासिक परिवेश है, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियां हैं, उनका इसमें चित्रण है, उसका निर्माण इस लेखक ने किया है। और कालिदास की रचना प्रक्रिया है, उसकी प्रेरणा के स्रोत हैं कि उसकी प्रेरणाएं मालविका है। मालविका जो उनकी प्रेमिका है, वो उसकी प्रेरणा है, उनके काव्य की प्रेरणा है। और किस तरह से वो प्रेरणा सूख जाती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। आषाढ़ का एक दिन दो प्रकार के संघर्षों पर आधारित है। कौन कौन से हैं दो संघर्ष? पहला, परिवेश मूलक संघर्ष, यानी राजनीतिक सत्ता से संघर्ष, पॉलिटिकल क्राइसिस। उसका इसमें चित्रण है कि किस तरह से सत्ता एक कलाकार को प्रभावित करने का प्रयास करती है और कलाकार उससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कालिदास है, वो कश्मीर के शासक बना करके भेज दिए जाते हैं। तो राजसत्ता का वो लाभ लेते हैं और मालविका को पीछे छोड़ जाते हैं, उसको भुला देते हैं। दूसरा है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष है प्रेम और सत्ता का संघर्ष। एक तरफ मालविका है और दूसरी तरफ सत्ता है, राजपद है। आषाढ़ के एक दिन इस संघर्ष का आरंभ हुआ और आषाढ़ के एक दिन वह समाप्त हुआ। इन दो दिनों के दीर्घ अंतराल को कालिदास और मल्लिका की पीड़ा ने भरा है। कालिदास में अहम की पीड़ा है, ईगो, जो फ्राइड का ईगो है, उसकी पीड़ा कालिदास में है। और मल्लिका में रचनात्मक उत्सर्ग की पीड़ा है। जो एक अभिव्यक्ति का तनाव है, उसकी जो पीड़ा है वो मल्लिका की पीड़ा है। कालिदास को रचना की प्रेरणा अपने गांव के परिवेश और वहाँ की प्रकृति से मिली और सबसे अधिक प्रभावी स्रोत रही मल्लिका, जो उसकी प्रेमिका थी। उसका काव्य इतने उरूज पे, इतने उत्कर्ष पे इसलिए पहुँच सका क्योंकि वो गांव में रहे। जब तक राज सत्ता का उन पर कोई प्रभाव नहीं था, राज का कोई आकर्षण नहीं था, तब तक उनको अपनी काव्य रचना की प्रेरणा गांव के परिवेश से और वहाँ की प्रकृति से और सबसे ज़्यादा प्रेमिका मल्लिका से मिली। लेकिन जैसे ही कालिदास इन सब को छोड़कर राज्याश्रय को प्राप्त कर लेते हैं। राज्याश्रय उस जमाने की एक बहुत बड़ी आश्रय स्थली थी, जहाँ पर कवि जाकर के राज दरबार में राजकवि का पद प्राप्त कर लेते थे और उन्हें बहुत सारी जागीरें मिल जाती थी और उनके सहारे वो अपना जीवन यापन करते थे और अपनी कला का परिष्कार करते थे। मतलब राज दरबार से जुड़ने के बाद में वो अपने मूल उत्स से कट जाते थे, उनकी जड़ों से कट जाते थे। तो वही उसी स्थिति का यहाँ जिक्र
नाटककार ने किया है कि कालिदास जब राज्याश्रय को प्राप्त कर लेते हैं और कश्मीर में उनको एक बड़ा पद दे दिया जाता है, तब उनकी प्रतिभा सूखने लगती है, उनका जो कवित्व है उसका ह्रास होने लगता है। ये इन्हीं स्थितियों का चित्रण बड़ा मनोवैज्ञानिक और आंतरिक और बाह्य द्वंद्व के साथ लेखक ने किया है। ये बहुत अधिक मंचित होने वाला नाटक है। किंतु प्रश्न यह है, आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या यह वही कालिदास है जिसका बिंब हमारे मन में विद्यमान है? हम सब जानते हैं कि कालिदास का मन, जो बिंब है, वो हमारे महाकवि के रूप में हमारे मन में एक आदर्श के रूप में, एक श्रद्धा पात्र के रूप में हमारे मन में उनकी एक छवि बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर उस छवि को तोड़ने का काम मोहन राकेश करते हैं और एक व्यक्ति के स्तर पर उनके जो संघर्ष हैं उसके चित्रण के द्वारा उनको आधुनिक बना देते हैं और आधुनिक मनुष्य की चिंताओं से, उसके द्वंद्व से, उसकी मानसिक त्रासदी से कालिदास को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी रचनात्मकता और राजसत्ता, इनका जो द्वंद्व है उसको वो उससे कालिदास को जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, बच्चन सिंह लिखते हैं कि क्या रचना में उसी कालिदास का अवतरित होना जरूरी है? अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए बच्चन सिंह अपने हिसाब से इनका समाधान करते हैं। अब आगे हम मोहन राकेश ने इन प्रश्नों का जवाब किस तरह से दिया उसको भी पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ बच्चन सिंह का मानना पता करते हैं कि वो किस तरह से इन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले वो है कि कालिदास से पूर्व निश्चित बिंब और इस नवनिर्मित बिंब में जो सादृश्य है उसके फलस्वरूप उसके चरित्र में अंतर्विरोध दिखाई पड़ने लगता है। इतना महान साहित्यकार, उसका एक बिंब हमारे मन में जो महान साहित्यकार के रूप में बना है, कालिदास का बिंब महान साहित्यकार के रूप में बना हुआ है। कुमार संभवम, मेघदूत का रचनाकार, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक का रचनाकार कालिदास, कवि नाटककार, वो एक बहुत बड़ा बिंब हमारे इतिहास ग्रंथों ने कालिदास का हमारे भीतर बना दिया है। उस बिंब को तोड़ने का काम यह नाटक करता है और जो भारतीय संस्कृति और दर्शन का जो चितेरा है महान साहित्यकार, वह हमें उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही तनावग्रस्त, मनोवैज्ञानिक संघर्ष से पीड़ित, कोरा रोमांटिक, केवल भावुक कल्पनाएं करने वाला, कायर और सेंटिमेंटल रूप में चित्रित किया गया है। यह विश्वसनीय नहीं लगता। ये चीज़ हमें विश्वसनीय नहीं लगती कि इतना बड़ा जो कलाकार है वो किस तरह से व्यक्तिगत जीवन में रहा। कोरा रोमांटिक बच्चन सिंह लिख रहे हैं उसके बारे में कि वो उसमें नाटक में किस तरह से आया, उसको किस तरह से बच्चन सिंह ने देखा है। उसको देखा है कोरे रोमांटिक, यानी केवल भावुक और कल्पनाशील व्यक्ति के रूप में, कायर, जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके चला जाता है। उसकी जिम्मेदारी, उस कालिदास का गाँव, उसका कलात्मक परिवेश, उनकी प्रेमिका मालविका, उन सबको छोड़ करके वो पलायन वहाँ से कर जाते हैं। और सेंटिमेंट, इन सब चीज़ों का चित्रण ये नाटक करता है। कालिदास की रचनाओं से भी यह सिद्ध नहीं होता कि वह इस सीमा तक कायर रहा होगा। जो मल्लिका उसे निर्मित करने में स्वयं टूट गई, उसी को छोड़कर उसने उसकी भावना को व्यर्थ बना दिया। मल्लिका को बड़े त्यागमय चरित्र के रूप में इसमें बताया गया है। वह कालिदास को बनाने में, उसके कवि व्यक्तित्व को गढ़ने में स्वयं टूट जाती है और कालिदास उसी मल्लिका को छोड़ करके राज्याश्रय प्राप्त करने के लिए वहाँ से कायरों की तरह चला जाता है। यहाँ पर कालिदास और मल्लिका का रोमांटिक या भाव में या कल्पना में चित्रण है। इसके विरुद्ध दूसरा जो पात्र है विलोम और मल्लिका की माँ,
ये रोमांस विरोधी पात्र है, ये यथार्थवादी पात्र है, बहुत आधुनिकता से जुड़े हुए ये दोनों पात्र हैं। विलोम का व्यक्तित्व तो इतना जबरदस्त है कि वह कालिदास को विदूषकत्व की स्थिति में ला देता है और उसके बाद वह और भी अनपहचाना लगने लगता है। विलोम नाम से ही लग रहा है कि विलोम वो कालिदास से बिल्कुल उलट व्यक्तित्व का धनी पात्र है। इसका दायित्व लेखक के अपने विजन पर है, लेकिन जिस कालिदास को उसने अवतरित किया है वह अनेक विरोधी संघर्षों और लयों के फलस्वरूप नाटकीय गत्यात्मकता से पूर्ण है। ये भाषा में डॉक्टर बच्चन सिंह की आपको बता रहा हूँ। कालिदास में एक परिवेश से कटकर, गांव, मल्लिका और प्रकृति से कटकर दूसरे परिवेश से न जुड़ पाना गहन आंतरिक द्वंद्व का परिचायक है। दूसरा जो राज्याश्रय का परिवेश है, दरबारी वातावरण है, भोग विलास है, उससे जुड़ न पाने का जो द्वंद्व है, परिवेश से कट करके, अपनी जड़ों से कट करके और दरबारों की चकाचौंध से जुड़ न पाने का जो द्वंद्व है, उसका परिचय कालिदास के पात्र के रूप में इस नाटक में बखूबी दिया गया है। स्वयं कालिदास अपने परिवेश से कितने वह जुड़ा हुआ है, अंतर्मंथन का अवकाश कम नहीं है। विलोम और मल्लिका की माँ ने कालिदास और मल्लिका के अंतर्द्वंद्वों को धार दी है। ये सहायक जो पात्र है, सहायक किरदार जो रचे हैं उन्होंने, ये मल्लिका और कालिदास के अंतर्द्वंद्वों को और भी भेदक बना देते हैं। फलस्वरूप नाटक में गहन प्रवेशगम्यता और तीव्रता आ गई है। नाटक सामाजिक, पाठक, श्रोता, दर्शक के अंदर भेदता है, उसको भेदता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। ये एक नाटक की बहुत बड़ी सफलता है। खेद है, बच्चन सिंह ने इसको एक खेद माना है, इसके एंड पर उन्होंने जो नाटक का जो समाप्ति है उस पर उन्होंने लिखा है कि इस प्रवेश और तीव्रता को एक रोमानी दुखात्मक एगोनी तक पहुंचाकर समाप्त कर दिया गया है। भावुक दुखात्मक स्थिति तक पहुंचाकर नाटक को समाप्त कर दिया गया है। नाटक का दुखांत नाटक है, ट्रेजेडी में जाकर के समाप्त होता है और जो सामाजिक है, रसिक है, वो खुद को एक दुखात्मक स्थिति में इस नाटक को देख करके पाता है। बात करें उनके दूसरे नाटक, अब यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि उन्होंने जब उनको आधुनिक व्यक्ति के द्वंद्वों, मनोवैज्ञानिक स्थितियों का ही चित्रण करना था, तो कालिदास का पात्र या प्रतीक लेने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी? ऐतिहासिक पात्र क्यों लिए उन्होंने? इसका उत्तर हम अभी बाद में पढ़ेंगे। बात हम करते हैं बच्चन सिंह के अनुसार लहरों के राजहंस का मूल्यांकन किस प्रकार से उन्होंने किया है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यह नाटक 1963 में आया। इसमें राग विराग, यानी जो नंद इसका मुख्य पात्र है, उसकी पत्नी सुंदरी उसमें राग पैदा करती है और दूसरी तरफ बुद्ध हैं जो उसमें विराग भाव पैदा करते हैं। श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार करके चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है। मुक्ति का प्रश्न, जीवन मुक्ति का प्रश्न, ये जो सनातन प्रश्न रहा है, इसको इस नाटक में बखूबी उभारा गया है। इसका कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है। प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष के सौंदरानंद जो नाटक है उस पर यह आधारित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई कपिल वस्तु का राजकुमार नंद अपनी अनिंद्य सुंदरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त है, आसक्ति में डूबा हुआ है, राग में डूबा हुआ है अपनी पत्नी के प्रति।
उसका समर्पण अतिशय अहम, विरहित और असाधारण रूप से विनीत है। इतना विनीत कि सुंदरी को सोचना पड़ता है कि काश वह किंचित दुर्विनीत होता। वह अपनी पत्नी के प्रति इतना विनीत है, इतना समर्पित है कि कभी कभी उसकी पत्नी भी यह सोचती है कि यह थोड़ा सा इसमें पुरुषत्व होता, थोड़ा सा कठोरता इसमें होती तो वो ज़्यादा ठीक थी। इतनी ज़्यादा उसमें विनयशीलता अपनी पत्नी के प्रति और उसकी सुंदरता और उसके प्रेम के प्रति इतना समर्पण नंद के अंदर है। पर बुद्ध के प्रति यानी आध्यात्मिकता के प्रति भी उसका मन आकर्षित है। नंद का मन अपने सौतेले भाई बुद्ध का जो मार्ग अपनाया उन्होंने, वैराग्य का मार्ग, उसके प्रति भी नंद का मन आकर्षित है। तो ये जो द्वंद्व पैदा होता है, एक तरफ पत्नी का आकर्षण जो अनिंद्य सुंदरी है, दूसरी तरफ सन्यासी बुद्ध के मार्ग का आकर्षण, जो सिद्धार्थ है, जो सिद्धि प्राप्त करने चले हैं, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो नंद में हमें देखने को मिलता है। नाटकीय संघर्ष की स्थितियां इन दोनों व्यक्तित्वों और दो विरोधी जीवन दर्शनों की टकराहट से उत्पन्न होती है। एक तरफ भोग का मार्ग है जो सुंदरी उसको लीड करती है, और दूसरी तरफ संन्यास का मार्ग है जिसका नेतृत्व बुद्ध करते हैं, और दोनों विरोधी जीवन स्थितियों का टकराहट इस नाटक में देखने को मिलता है। उसकी पत्नी सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है। नारी सौंदर्य को ही सत्य मानती है, आकर्षण का चरम बिंदु मानती है। यही स्थिति हमने भगवती चरण वर्मा का जो नाटक, वो उपन्यास है, जिसका नाम चित्रलेखा है, उसमें भी यही स्थिति है। किंतु जब एक दिन नंद ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तब उसका मुंडित मस्तक देख करके इस सौंदर्य गर्विता का अहम पूर्णतः खंडित हो गया। उसको अपने सौंदर्य पे बड़ा गर्व है कि उसने नंद को जीत लिया है, वो उसको अपना दास बना लिया है। लेकिन जब वो एक दिन देखती है कि उसका पति भिक्षु हो गया है और अपने बाल मुंडा करके और बुद्ध की शरण में चला गया है, तो उसका सारा जो अभिमान है, रूप गर्विता का जो अहम है, वो विगलित हो जाता है, खंडित हो जाता है। और यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से अगर तुलना करें तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन अपनी भावुकतापूर्ण तीव्रता में समाप्त होता है, वहीं लहरों के राजहंस में नंद आधुनिक भावबोध का प्रतिनिधित्व करता है। और नाटक के अंत में नंद जो मार्ग अपनाता है वह व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग है। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति का पथ खुद ही खोजना पड़ता है, यही संदेश ये नाटक दे करके जाता है। और दूसरों के द्वारा खोजा गया पथ, चाहे वो गौतम बुद्ध का श्रद्धामय पथ हो, चाहे वो पत्नी सुंदरी का आकर्षक और मोहक पथ हो, इन दोनों ही पथों से संवेदनशील व्यक्ति की मुक्ति की समस्या का प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए नाटक के अंत में नंद न केवल बुद्ध द्वारा बलपूर्वक थोपा गया भिक्षुत्व अस्वीकार कर देता है, बल्कि सुंदरी के आत्म संतुष्ट और छोटे से घेरे में बंधा हुआ आकर्षक जीवन का जो पथ है उसको भी त्याग करके चला जाता है। नंद को अपनी मुक्ति का रास्ता खुद खोजना है। इस तरह का एक आधुनिक भावबोध जो हमें नीत्शे और पश्चिम के विचारकों से
देखने को मिलता है। सार्थ का व्यक्तिवाद है, अदर इज़ हेल वाली जो थ्योरी है, अस्तित्ववाद है, ऐसी कई चीज़ें हमें इस